आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेगों का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलाई। आज का ये टॉपिक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक न्यूरॉन में, ये मैं न्यूरॉन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एक न्यूरॉन में किस तरीके से आवेग का संचरण होता है। यहाँ से उद्दीपन आया, स्टिमुलस आया, किसके पास? डेंड्राइट्स के पास, ध्रुमाशय के पास। यहाँ से जो स्टिमुलस है ध्रुमाशय ने किसको दिया? सेल बॉडी को दिया, मतलब कि कोशिका काय को दिया। इसके बाद सिग्नल मैसेज कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? एक्सोन के पास, एक्सोन यानी कि तंत्रिकाक्ष के पास। यहाँ पे क्या हुआ था, याद आ रहा है? बाहर पॉजिटिव चार्ज थे प्लस वाले, और झिल्ली के अंदर थे नेगेटिव वाले। जैसे ही सिग्नल आता था ये पॉजिटिव वाले अंदर आते थे और नेगेटिव वाले बाहर आ जाते थे। इसी तरह ये आगे कंटिन्यू, इस तरह से आगे कंटिन्यू होता था और ये यहाँ पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर पे पहुँच जाता था। ये नोब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे? सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या थे? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं या सिनेप्टिक आशय। और इनके अंदर क्या थे? एक रसायन थे जिनको बोल रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा कृपया देख लें। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरीके से, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में किस तरीके से आवेगों का संचरण होने वाला है, वो पढ़ने वाले। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। ये कह रहे हैं कि एक न्यूरॉन से, ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पे जो आवेगों का संचरण है, जो स्टिमुलाई का, मैसेज का, सूचनाओं का संचरण है, वो सिनेप्सिस के द्वारा होता है। सिनेप्सिस क्या है? इस न्यूरॉन और इस वाले न्यूरॉन के बीच में जो ये स्पेस है ना, ये जो स्पेस दिख रहा है इतना चौड़ा, ये है सिनेप्स। और इसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण होने वाली सूचनाओं को सिनेप्सिस कह रहे हैं, क्योंकि बीच में सिनेप्स आ रहा है। एक सिनेप्स से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? अपन ने एक न्यूरॉन में पढ़ा था अभी तक तो, कि एक न्यूरॉन में कैसे हो रहा था। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन में, तो बीच में क्या आ रहा है? सिनेप्स, खालिस्तान। ये यहाँ पे किस तरीके से संचरण हो रहा है, आइए हम पढ़ते हैं। इसमें दो तरीके से संचरण होता है, इसमें दो तरीके से संचरण होता है। पहला होता है विद्युतीय, विद्युत सिनेप्स, और दूसरा होता है रासायनिक। पहला कौन सा है? विद्युत सिनेप्स, याद कर लो। दूसरा है रासायनिक सिनेप्स, याद कर लो। कहना क्या चाह रहा है, मैं फिर से अच्छे से डायग्राम बनाती हूँ। ये देखो एक बार, अभी अच्छा सा डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमें जो समझना है वो समझते हैं। ये क्या चीज़ है? ये तंतुनुमा संरचना क्या है? ध्रुमाशय है, इंग्लिश में डेंड्राइट्स बोलते हैं इसे। ये जो गोला गोला मैंने बनाया है, इसे मैं किससे क्या इंडिकेट कर रही हूँ, क्या इंडिकेट करना चाह रही हूँ? इससे मैं कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी इंडिकेट कर रही हूँ, समझना बस। और ये क्या है? ये, क्योंकि मैं एक्चुअली समझा चुकी हूँ न्यूरॉन के बारे में, इसलिए मैं इस तरह का डायग्राम बना रही हूँ। एक्चुअली में हम समझ चुके हैं पूरा न्यूरॉन। ये क्या है? तंत्रिकाक्ष, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? एक्सोन। ये मैं डंडे की तरह बना दिया। फिर ये ब्रांच हुई, ये क्या है? सिनेप्टिक नोब। ये क्या है? सिनेप्टिक नोब। इसमें क्या थी? पुट्टिकाएँ थी। पुट्टिकाओं में क्या था? रसायन था। रसायन को क्या बोल रहे थे? न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये बीच में क्या है? एक खालिस्तान है। इस खालिस्तान को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? सिनेप्स, सिनेप्स। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो सिग्नल है, यहाँ से जो सिग्नल है वो यहाँ तक पहुँचने, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुँचने, तो वो कैसे पहुँचेंगे? तो वो कैसे पहुँचे? यहाँ से सिग्नल यहाँ आने हैं, यहाँ से सिग्नल यहाँ आने हैं, तो अब कैसे पहुँचेंगे वो? बीच में गैप आ गया ना, सिनेप्स। ये पहुँचेंगे दो तरीके से, या तो ये विद्युत इलेक्ट्रिकल तरीके से पहुँचेंगे, या दूसरा ये पहुँचेंगे किसकी तरह से?
रासायनिक तरीके से, रसायन, और उस रसायन का नाम हम पढ़ चुके हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर या तो विद्युतीय आवेश की तरफ पहुंचेंगे, वो जो पढ़ रहे थे ना अपन, प्लस प्लस प्लस, फिर जैसे सिग्नल आया फिर अंदर का जो माइनस था वो बाहर आता था और प्लस जो बाहर का था वो अंदर आता था। ये यही होगा, यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगी अगर विद्युतीय की बात कर रहे हैं। और अगर रासायनिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ये रसायन थे ना न्यूरोट्रांसमीटर, ये यहाँ के झिल्ली को फाड़ के बाहर निकलाएंगे, यहाँ की झिल्ली को फाड़ के बाहर निकलाएंगे, इस तरह से ब्रेक कर देंगे, बस्ट कर देंगे और यहाँ तक द्रुमाशय तक पहुँच जाएंगे। ये देखो ये द्रुमाशय तक पहुँच गए। और फिर क्या, यहाँ का जो द्रुमाशय है वो सिग्नल लेगा, किसको देगा, कोशिका काय को। कोशिका काय से सिग्नल कहाँ जाएगा, एक्सोन तक, फिर ये आगे और फिर ये यहाँ तक, और फिर यहाँ से दूसरा वाला जो वेट कर रहा है उसके पास। समझे कि नहीं, समझ गए। यहाँ पे भी इस तरह से पहुँचेगा। ये यहाँ पे ये जो बना रही हूँ ना गोले गोले सी, ग्राही हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं इनको रिसीव करने के लिए। अगर हम रसायन की बात कर रहे हैं तो हम रिसेप्टर बोलेंगे। भाई जो केमिकल निकल रहा है उसको ग्रहण करने के लिए उस झिल्ली पर कुछ तो होगा ना। यहाँ पे झिल्ली तो है ही ना, ये झिल्ली जो तोड़ के आ रहा है, ये झिल्ली से निकल रहा है, तो द्रुमाशय में भी तो झिल्ली पाई जाती है, यहाँ पे भी तो रिसेप्टर होंगे, तभी तो ये आएगा, यहाँ पे बाइंड करेगा इस पे। ठीक है, आगे क्या कहना चाह रहा है, जो विद्युतीय सिनेप्स है ना वो थोड़ा सा फास्ट होता है। जो ये विद्युतीय होता है ना ये थोड़ा फास्ट होता है कंपेयर देन किसके, रसायन के। ये स्लो होता है कंपेयर देन किसके, विद्युत के। ठीक है, ये देखो कितना गैप है, इस वजह से ये दोनों टेक्निक आजमाई गई है। ये गैप है, सिनेप्स है, इस वजह से ये टेक्निक अपनाई गई है। नेक्स्ट, रासायनिक में क्या होता है, रासायनिक में क्या होता है, देखो हमने विद्युतीय ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है कैसे हुआ है। रासायनिक में भी कैसे हो रहा है, यही होता है। यहाँ पे जो सिग्नल आते हैं द्रुमाशय से कोशिका काय तक, कोशिका काय से एक्सोन तक, एक्सोन से सिनेप्टिक नोब तक, फिर यहाँ से ये सिग्नल रिलीज होते हैं रसायन के रूप में। ये कौन ग्रहण कर लेगा, द्रुमाशय। द्रुमाशय ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास रिसेप्टर है इनको ग्रहण करने के, रिसेप्टर। यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं इनको ग्रहण करने के लिए। और फिर यहाँ से ये संदेश कहाँ जाएगा, कोशिका काय तक, कोशिका काय से कहाँ जाएगा, वापस एक्सोन तक, एक्सोन से यहाँ, फिर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ अंदर, और उसके बाद ये फट के बाहर आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे, और इसके पास रिसेप्टर है ही इनको ग्रहण करने के लिए, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये था रासायनिक के बारे में। ये देखो ये जो मैंने समझाया ना डायग्रामेटिकली, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है कि भाई किस तरह से संचित हो रहा है। और यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये पूर्व सिनेप्टिक क्या बोल रहा है, पश्च सिनेप्टिक क्या बोल रहा है, सिंपल है, सिंपल है, कंफ्यूज मत होना इन वर्ड्स में। ये जो हिंदी के वर्ड्स है, ये जो साइंटिफिकली वर्ड्स है, इनमें कंफ्यूज मत ही होना, बिल्कुल भी नहीं। जो समझाने का था वो मैंने समझा दिया है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, पूर्व सिनेप्टिक क्या है और ये पश्च सिनेप्टिक क्या है। पूर्व सिनेप्टिक आवेश, देखो यहाँ पे जो इसकी एंडिंग है, फर्स्ट न्यूरॉन की जो एंडिंग है, फर्स्ट न्यूरॉन की जो एंडिंग है, ये वाली एंडिंग, यहाँ पे जो झिल्ली आगे ख़त्म हो जाएगी, ये एंडिंग जहाँ पे झिल्ली आगे ख़त्म हो जाएगी, इसे बोल रहे हैं पूर्व सिनेप्टिक, इसे बोल रहे हैं पूर्व सिनेप्टिक। और जो द्रुमाशय है ना, ये द्रुमाशय, ये और यहाँ पे ये चीज़, ये सेकंड न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन की जो स्टार्टिंग है, ये वाली इसकी झिल्ली, यहाँ पे इसकी झिल्ली, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे इसकी, इनकी स्टार्टिंग क्या कहलाती है, पश्च सिनेप्टिक। यही कहना चाह रहा है, इनके बीच में लेन देन चल रहा है, इनके बीच में लेन देन चल रहा है, ये यही बताना चाह रहा है, सिंपल। ग्राही मतलब रिसेप्टर। देखो द्रुमाशय के पास रिसेप्टर होते हैं, इनके पास रिसेप्टर होते हैं, तभी तो रसायन को ग्रहण करेंगे। देखो विद्युतीय प्रवाह में तो रिसेप्टर की जरूरत नहीं है, बट रासायनिक में तो है ना, केमिकल है, केमिकल रिलीज हो रहा है, तो केमिकल को पकड़ने वाला भी तो कोई चाहिए ना। विद्युत को पकड़ने वाला कोई नहीं चाहिए, बट केमिकल को तो पकड़ोगे ना, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई क्या संदेश है, बोलो। तो अपन रसायन देंगे, भाई ये संदेश है, तो वो रसायन अपना उसको कोड करेगा और आगे द्रुमाशय से कोशिका काय तक, कोशिका काय से तंत्रिकाश तक पहुँचा देगा। ये कहना चाह रहा है इसमें। और नहीं समझ में आ रहा तो ये डायग्राम समझा देती हूँ मैं अच्छे से। ये क्या है, हरा हरा सा, ये एक्सोन है, हिंदी में तंत्रिकाक्ष। और ये क्या है, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये तंत्रिकाक्ष सिरा है,
सिनेप्टिक नोब है। ये क्या है? सिनेप्टिक आशय है। ये देखिए, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो देखो थैली जैसी, देखो देखो ये गोल गोल, ये क्या है? ये क्या है? ये सिनेप्टिक आशय है। सिनेप्टिक आशय बना दिया। अब ये इसकी जो, इस न्यूरॉन की जो एंडिंग हो रही है यहाँ पे, देखो ये फट के बाहर आने लग गए ना रसायन, देखो ये एंडिंग, ये एंडिंग कहला रही है पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली। ये एंडिंग है पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली। और ये जहाँ पे रसायन रिलीज हो रहे हैं ना, उसे एक बार को नाम दे दिया गया है सिनेप्टिक दरार। एक बार को नाम दे दिया है सिनेप्टिक दरार। और जो ये फर्स्ट न्यूरॉन की एंडिंग है, और ये जो येलो येलो है वो सेकंड न्यूरॉन की स्टार्टिंग है। देखो यहाँ पे ये रहा, ये द्रुमाशय का पार्ट है, ये द्रुमाशय है। और द्रुमाशय पे ये जो ग्राही, ये रिसेप्टर लगे हुए हैं, देखो द्रुमाशय पे रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये क्या करेंगे? इन रसायनों को ग्रहण कर लेंगे, इन रसायनों को ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद ये द्रुमाशय आगे सिग्नल देंगे किसके पास? सेल बॉडी को। सेल बॉडी से एक्सोन तक, एक्सोन से वापस से सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब से सिनेप्टिक आशय, फिर न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे, फिर दूसरे वाले पे, थर्ड न्यूरॉन पे जाएंगे। समझ गए? यही प्रोसेस है। ऐसे करते करते ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल ऐसे करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे फाइनली? जहाँ पे इनको जाना है, इनकी डेस्टिनी कहाँ है? CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो हम शुरू करते हैं हमारा मानव मस्तिष्क। लगता है कि ह्यूमन ब्रेन, सभी ने नाम सुना है इस चीज़ का कि ब्रेन क्या चीज़ होती है, मस्तिष्क क्या होता है, और सबको इसके बारे में अपने अपने लेवल पे जानकारियाँ भी है कि हाँ भाई ह्यूमन ब्रेन क्या चीज़ है। बट हम NCERT के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, वरना अथाह ज्ञान है ब्रेन के बारे में, कंप्लीट होगा ही नहीं। बट जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है हम उतना ही पढ़ने वाले हैं। कम से कम ये तो याद हो जो बुक में है, और तो पढ़ाना दूर की बात। अच्छा, ये मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क बता रखा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट है। जी हमने ये पहले ही पढ़ लिया था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। CNS होता है, PNS होता है, याद आ रहा है? CNS का पार्ट था मस्तिष्क और मेरुज्जू, याद आ रहा है? वो पढ़ा था अपन ने पहले, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा था, CNS और PNS। ठीक है, तो जो ये मानव मस्तिष्क है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। जी हम जानते हैं ये। और क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी आदेश हैं, कोई मैसेज है, उस पर नियंत्रण भी यही करेगा। दुनिया भर में कोई से भी संदेश हो, मतलब अगर हमें टच का संदेश मिल रहा है, हमें साउंड का संदेश मिल रहा है, हमें लाइट का मिल रहा है, टेम्परेचर का मिल रहा है, हीट का मिल रहा है, सब चीज़ों का जो ये मैसेज है ये किसके पास जाएगा? मस्तिष्क के पास जाएगा, और वही इस पे नियंत्रण करेगा। जितने भी आदेश है इस मतलब नेचर में, भाई कुछ चीज़ चुभी है, एक्सीडेंट हुआ है, कहीं से कट गया है, फट गया है, जल गया है, कुछ गर्म चीज़ टच हो गई, कुछ निकुली चीज़ हिट हो गई है, कहीं लगी है, बॉल को कैच करना है, बॉल को बैट से मारना है, मतलब सब कुछ, मतलब जो भी डेली एक्टिविटी चल रही है, मैं ये बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, सब कंट्रोल में है माइंड की। सब माइंड पे ही कंट्रोल है। इसका मतलब कि अगर कुछ भी ख़राब हुआ माइंड का, एक न्यूरॉन भी यहाँ का वहाँ हुआ, ये जो हम मैसेज देखो देखो ये कर रहे थे यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से, एक दो भी न्यूरॉन आउट कर दोगे ना, यहाँ से रिमूव कर दोगे, तो समझ लो कि आपने अपने दिमाग से छेड़छाड़ कर ली है। और एक बार ये ख़राब हो गया तो मतलब फिर तो ख़राब ही है मामला। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क हमारी ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। ऐच्छिक का मतलब क्या समझ रहे हो? ऐच्छिक का वॉलंटरी मूवमेंट, ऐच्छिक मूवमेंट जो हमारी इच्छा के अनुसार हम कर सकते हैं। जैसे मतलब मैं अपने हैंड पोस्चर चेंज कर सकती हूँ मेरी मर्ज़ी से, मेरा बैठने का तरीका, लेग्स क्रॉस करने का तरीका, चलने का तरीका, लिखने का तरीका, ये मेरे ही कंट्रोल में है। ये मेरी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। जब मैं चाहूँगी मैं तभी लिखूँगी, जब मैं चाहूँगी तभी मेरे शोल्डर मूवमेंट करवाऊँगी, मेरा मन होगा तभी मैं चलूँगी, वरना मैं बैठी हूँ। ये मेरे कंट्रोल में, यहाँ की जो मसल्स हैं ये मेरे कंट्रोल में है। एक्चुअल में कहने को तो ये बोल दिया कि हमारे कंट्रोल में है, बट एक्चुअल में कंट्रोल कौन कर रहा है? मस्तिष्क का।
मस्तिष्क का ऐच्छिक पार्ट जो अपनी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। और हमारी अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी है जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है बट मस्तिष्क का नियंत्रण है, वो कौन सी हो सकती है? जैसे हार्ट पंप कर रहा है, जैसे हार्ट पंप कर रहा है, अभी हार्ट जब पंप करता है, हार्ट बीट करता है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस करता है, उसमें ऑक्सीजन लेता है, CO2 निकलवा के लंग्स तक देता है, तो क्या वो हमारी परमिशन से नहीं करता कि क्या मैं अब पंप कर लूँ, क्या मैं ये CO2 पहुँचा दूँ लंग्स तक? नहीं ना, अपने आप ही कर रहा है ना, क्योंकि ब्रेन उसे ऑर्डर दे रहा है वैसे करने का, इसलिए वो कर रहा है। बट हमारे नियंत्रण में नहीं है। इस वजह से अनैच्छिक टर्म यूज़ करी गई इसके लिए, इनवॉलंटरी। अब वृक्क है, किडनी है, किडनी के बारे में क्या है? किडनी के बारे में क्या है? किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो क्या यूरिन फॉर्मेशन किडनी अपने से पूछ के करेगी क्या? नहीं, उसको ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है। देखो नियंत्रण लिख रखा है, किसी भी तरीके का आदेश हो, नियंत्रण कर रहा है वो उसको कि हाँ जी आप टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी है, यूरिया वगैरह है, आप रिलीज़ करने का काम चालू कीजिए। तो जो किडनी है वो यूरिन फॉर्मेशन का काम स्टार्ट करेगी अपने लेवल पे, तो वो हमसे परमिशन नहीं लेगी, वो ब्रेन ऑर्डर कर रहा है उसको। हमारे कंट्रोल में भी नहीं है कि हम बोले कि अगर 5 मिनट यूरिन बनना बंद हो जा, नहीं। हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पे हमारा कंट्रोल है कि हम 5 मिनट बैठ सकते हैं कि यार 5 मिनट बैठ जाते हैं थोड़ी देर, हम वो कर सकते हैं। लेकिन अनैच्छिक क्रियाओं पे हमारा नियंत्रण ही नहीं है। एक और टर्म है फेफड़े। भाई फेफड़े क्यों लिख रखा है यहाँ पे, लंग्स क्यों है? मतलब जब हम एयर इनटेक करते हैं अपने नोज़ल से, अपने नाक से, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन के साथ और भी गैस जा सकती है। मैं अभी ऑक्सीजन का ही नाम ले रही हूँ क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, हमने यही पढ़ा है बचपन से। तो जैसे ही हम इंटेक करते हैं O2 को, तो O2 का क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है बॉडी के अंदर कि O2 बॉडी अब्जॉर्ब करेगी, उसके टिश्यूज़ अब्जॉर्ब करेंगे और रिटर्न में क्या देंगे, CO2 दे देंगे, ताकि अपन जब एक्सहेल करते हैं, एक होता है अंतःश्वसन और एक होता है निःश्वसन, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। ठीक है, जब हम एक्सहेल करते हैं किसी चीज़ को नाक से तो CO2 बाहर निकलेगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो O2 अब्जॉर्ब होनी और CO2 कैसे निकालनी है बाहर, ये ब्रेन ही कर रहा है कोऑर्डिनेट, ये ब्रेन ही कर रहा है, अपन नहीं कर रहे हैं। अपन चलो 5-6 मिनट के लिए सांस कंट्रोल भी कर लें अपनी, बट उसके बाद जब अपन सोते हैं तब 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 कौन कंट्रोल करता है? अपन थोड़ा ना कर रहे हैं। अपन चलो जब अपन चाहें कि हाँ चलो कंट्रोल कर लेते हैं, जब मेरा मन होगा मैं इनहेल करूँगी, जब मेरा मन होगा एक्सहेल करूँगी, कब तक कर लोगे? कब तक कर लोगे? रात को भी कर लोगे क्या, सोने के बाद भी? सोते सोते भी कर लेगो क्या? नहीं ना, वो मस्तिष्क करेगा, उसी का काम है, उसी को करने दो। अपने अकॉर्डिंग करोगे ना तो थक जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपना बॉडी टेम्परेचर, जो अपनी बॉडी का इनसाइड टेम्परेचर क्या होना चाहिए ना, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। भूख लगना, प्यास लगना, एक ताल में बिठाना, परिवार में एक लय, अपन ड्राइविंग सीख रहे हों, चाहे से अपन विदेश यात्रा कर रहे हों, एक जो दैनिक लय होती है ना कहीं पे बिठाने की, एक बैलेंस होना चाहिए, बॉडी बैलेंस होना चाहिए, वो मस्तिष्क ही कर रहा है। आई रिपीट, वो मस्तिष्क ही कर रहा है। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अच्छा, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, किसमें? चैप्टर 22 में। चैप्टर 22 में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मैंने डिटेल में पढ़ाई है, जितना भी था NCERT में मैंने सारा पढ़ा दिया वो, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना और पढ़ना। और ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों का जो बिहेवियर है, जैसे देखना, सुनना, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, फीलिंग्स, ये सब मस्तिष्क के कंट्रोल में ही है। मस्तिष्क इसको देख लेगा। कुछ फीलिंग्स कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो भी मस्तिष्क के हाथ में होता है कि वो चाहे तो वो कंट्रोल कर सकता है। आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो, ये मस्तिष्क ही मदद करता है आपको कंट्रोल करने के लिए। आपकी जो स्पिरिट होती है कोई एग्ज़ाम को क्रैक करने की, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी होती है, टैलेंट है आप में, तो ये ब्रेन ही है। जितना आप उसको मजबूत रखोगे, बनाओगे, हेल्दी रखोगे, वो उतना ही साथ देगा आपका। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
ये डायग्राम है ब्रेन का, इसको समझाऊंगी मैं भी। थोड़ा सा और बच गया है, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क को खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित किया जाता है। मतलब ये जो मानव मस्तिष्क है ना, ये चीज़, इसको एक मैनेजेस होती है, वो प्रोटेक्ट करे रखती है। खोपड़ी जो कि 3 लेयर की बनी होती है, ये प्रोटेक्शन देती है। आप देख रहे हो ना, स्टार्टिंग के 4 लाइन में हमें पता चल गया कि ब्रेन कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसे प्रोटेक्शन करना बनता है कि नहीं बनता है? बॉडीगार्ड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कि भाई कुछ भी हार्म हो तो ब्रेन बचा रहे एटलीस्ट। वो होता है ना, अपन ड्राइविंग करते हैं या फिर जैसे स्कूटी है, 2 व्हीलर्स चलाते हैं तो सब बोलते हैं हेलमेट पहना करो। वो ऐसे थोड़ी ना खर्चा बढ़ाने के लिए बोलते हैं। प्रोटेक्शन ब्रेन को, कि इसको संभाल के रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर दिमाग ख़राब हो गया मतलब ब्रेन डेड, मतलब तुम भी डेड, फिर ज़िंदा होके भी लाश ही हो। मतलब समझ रहे हो कि क्यों प्रोटेक्ट करवा रहे हैं, कि ब्रेन को प्रोटेक्ट रखो, क्योंकि यही है करता धरता सब कुछ। ये केंद्रीय तंत्रिका का पार्ट है और यही करता धरता है। आइए इसकी लेयर्स पढ़ लेते हैं। सबसे जो बाहर की लेयर होती है, उस लेयर का नाम दे रखा है ड्यूरा मैटर। देखो ये यहाँ पे ड्यूरा मैटर है, सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर। और जो बीच में है वो कौन सी है? अरेकेनॉइड। ये वाली है अरेकेनॉइड। और ये जो सबसे इनसाइड है, अंदर, पाया मैटर। देखो ये इनसाइड वाले, देखो ब्रेन से कनेक्ट हो गई ना। अच्छा, मस्तिष्क को 3 भागों में विभक्त किया गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आइए शुरू करते हैं अग्र मस्तिष्क से। अग्र मस्तिष्क 3 भागों का बना है। सेरिब्रम जो सबसे बड़ा है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन 3 चीज़ों का मिलके बना है। जो सेरिब्रम है वो सबसे बड़ा भाग है, ये मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, ये जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क ऐसे उसके 2 गोलार्ध होते हैं, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। तो प्रमस्तिष्क के 2 गोलार्ध है, प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध और प्रमस्तिष्क का दायां गोलार्ध। इसको एक लंबी सी एक विदर इस तरह से जोड़े रखती है, हमें दिखेगी नहीं है, बट एक तरह की खांच होती है। इस खांच का नाम क्या है? कार्पस कैलोसम। मैंने कार्पस कैलोसम बोला है, कार्पस ल्यूटियम मत समझना इसको। देखो कार्पस कैलोसम ब्रेन में पाया जा रहा है और कार्पस ल्यूटियम अंडाशय में अंड निकलने के बाद जो बचता है उसे कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। यहाँ पे कार्पस कैलोसम है। टर्म्स क्लियर रखना। देखो इसकी तो कोई हिंदी भी नहीं दे रखी है। नेक्स्ट, अब जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है ना, इस पर एक परत आवृत होती है, इस तरह से एक परत आवृत होगी। इस आवरण को क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलेंगे ही। हर चीज़ को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यहाँ पे हर चीज़ को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसे बोलेंगे प्रमस्तिष्क वलकुट, प्रमस्तिष्क वलकुट। और ये जो भाग होता है ना, ये धूसर रंग का होता है। ये जो पैराग्राफ है ना, मैं उसी को ही समझा रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं समझा रही कुछ भी। ये जो लिखा हुआ है ना, मैं वही समझा रही हूँ। ये जो है वो धूसर रंग का होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही द्रव्य होता है, ग्रे कलर का सा होता है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी द्रव्य होता है, जिसे सफ़ेद द्रव्य बोलते हैं। सफ़ेद द्रव, वाइट लिक्विड। और ये बाहर होता है ग्रे लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो ये वलकुट भाग है ना, ये इसमें एक प्रकार के फाइबर्स भी मिलेंगे, मतलब यहाँ भी मिलेंगे, वलकुट भाग में भी मिलेंगे वो रेशे, और यहाँ पे अंदर भी मिलेंगे वो रेशे। यहाँ पे भी बाहर भी मिलेंगे, वलकुट में भी मिलेंगे रेशे और अंदर भी मिलेंगे वो रेशे। तो ये जो रेशे होते हैं ना, जैसे लॉन्ग ऐसे थ्रेड लाइक होते हैं ये रेशे, ठीक है, ये से थ्रेड लाइक है। तो इस पर कवरिंग भी होती है, इस पर कवरिंग होती है। कवरिंग किसकी होती है? जो न्यूरॉन पे होती है, माइलिन की।
इन पे भी क्या है, कवरिंग होती है किसकी, माइलिन की। प्रोटेक्शन जी, प्रोटेक्शन। ऐसे कैसे, मतलब यहाँ पे भी वो रेशे माइलिनेटेड रेशे मिलेंगे और यहाँ पे भी वो माइलिनेटेड रेशे मिलेंगे। और क्या है इंपॉर्टेंस, देखो कितनी इंपॉर्टेंस, एक प्रमस्तिष्क वल्कुटी कितना इंपॉर्टेंस ले गया है। ये जो प्रमस्तिष्क वल्कुट है कितनी इंपॉर्टेंस ले गया है कि इसके पास दूसरा द्रव्य होता है, इसके पास रेशे होते हैं जो माइलिन से लिपटे हुए होते हैं। अच्छा, इसके दो भाग होते हैं, प्रेरक क्षेत्र और संवेदी क्षेत्र। प्रेरक प्लस संवेदी क्षेत्र इज इक्वल टू सहभागी क्षेत्र। इन दोनों को मिक्स रूप से क्या कहा जाता है, सहभागी क्षेत्र। अब आप क्या है, इस पूरे जोन में डिवाइड नहीं कर सकते कि कहाँ पर प्रेरक है और कहाँ पर संवेदी है। यही बिखरे हुए हैं वो न्यूरॉन्स, वो भाग यहीं बिखरे हुए हैं, इसलिए इनको टोटल और ओवरऑल बोल देंगे सहभागी क्षेत्र। जो सहभागी क्षेत्र होता है वो हाइपोथैलेमस के साथ काम करता है। देखो हाइपोथैलेमस की क्या है, आदत ही हो गई है ऑर्डर देने की। अब चाहे वो किसी हार्मोन को ऑर्डर दो, चाहे किसी ग्रंथि को ऑर्डर दो, ये ब्रेन को भी नहीं छोड़ रहा। सहभागी के साथ, सहभागी क्षेत्र के साथ मिलेगा और अपनी जो मेमोराइजिंग पावर है ना उसको स्ट्रांग बनाएगा। अपनी जो स्मरण करने की जो क्षमता है, स्मरण करने की क्षमता, मेमोराइजिंग पावर, मतलब कि देखो आपका हाइपोथैलेमस हेल्दी होना चाहिए, आपका सहभागी क्षेत्र हेल्दी होना चाहिए, तब जाके, तब जितना ये स्ट्रांग है ना, आप बोलते हो ना यार इसको याद करने की क्या कितनी है, वो फटाफट पढ़ता है, उसको याद हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं उसका सहभागी क्षेत्र और उसका हाइपोथैलेमस एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तभी उसकी मेमोराइजिंग पावर ज़्यादा है। मतलब कोई बोलते हैं ना कि उसको तो एक बार में पढ़ते ही याद हो जाता है, और हमको तो यहाँ पे 10-10 बार, 20-20 बार, 100-100 बार रिवीजन करना पड़ता है। नहीं, मैं झूठी बोल रही, मैं खुद ऐसा है 10-10, 20-20 बार रिवीजन करना पड़ता था एक ही चीज़ का। और कोई होता था कि एक ही बार में रिवीजन करता था, बस एक ही बार। तो आप समझ जाओ कि उसका सहभागी क्षेत्र और उसका हाइपोथैलेमस क्या कमाल की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। समझ रहे हो, ये है सहभागी क्षेत्र और हाइपोथैलेमस, ये दोनों चीज़ ही मिलकर सॉलिड, मतलब कि अपनी मेमोराइजिंग पावर को बढ़ाती है। आप देख रहे हो कि मस्तिष्क में हर चीज़ का फंक्शन तो नहीं पता है, लेकिन जिस जिस चीज़ का फंक्शन हमें पता चल गया है कि यहाँ से मेमोराइजिंग पावर का है, यहाँ से बोलने का है, भूख का है, प्यास का है, देखने का है, वो यहाँ पे कवर किया जा रहा है। मतलब आप पूरे ब्रेन की स्टडी तो आज तक भी नहीं कर पाए हो, अभी तक भी ब्रेन को 1%, 2% या 3% ही यूज़ कर पाए हैं अपन। कहा जाता है आइंस्टाइन ने 5 से 10% के बीच में यूज़ कर लिया था ब्रेन को, ऐसा कुछ अपन अभी भी यूज़ नहीं कर पाए। तो मतलब हर ह्यूमन की ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो अलग अलग है, क्योंकि उनका ये क्षेत्र और ये क्षेत्र दोनों के काम करने की जो ताकत है वो अलग है। अब क्लियर हो गया होगा जो मैंने एग्जांपल दिया है टॉपर का और एक नॉर्मल इंसान का, कि उसको कैसे जल्दी याद हो जाता है, एक बार में कैसे याद हो गया। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एफिशिएंसी में है वो, हेल्दी है उसका ब्रेन। हेल्दी रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छी चीज़ पढ़ो, मतलब फालतू तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, बट अच्छी चीज़ पढ़ो, ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क है, देखो प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क ही पढ़ा रही हूँ ना मैं, उसमें प्रमस्तिष्क मतलब कि सेरिब्रम। यहाँ पे देखो थैलेमस, देखो ये देखो, देखो थैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस दिख गया। अभी अपन ने तो प्रमस्तिष्क ही पढ़ा है, ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है। फिर हम मध्य मस्तिष्क पढ़ेंगे। मध्य मस्तिष्क का इतना डिस्कवरी नहीं हुआ है, मध्य मस्तिष्क में सिर्फ यही है, प्रमस्तिष्क तरल नली का, बस यही है, यही चीज़। इतना नहीं है, हाई फाई स्टडी नहीं है, इतना कंटेंट भी नहीं है, ज़्यादा नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में। और पश्चिम मस्तिष्क में ये 3 चीज़ें हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं ना, सेरिब्रम, थैलेमस, देखो ये सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, उसी तरह पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला। ये देखो ये रहा पोन्स, आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। और ये जो फूल जैसा दिख रहा है वो अनुमस्तिष्क है, और ये मेडुला है, देखो लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखो श्वेत द्रव बताया था ना मैंने, श्वेत द्रव देखो वापस से बताती हूँ, देखो इधर
ये मैंने बताया था कि ये जो बाहर बाउंड्री पे यहाँ पे धूसर द्रव मिलेगा और अंदर की साइड मिलेगा सफ़ेद द्रव, है ना ये। अच्छा, प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है। मतलब ये मैं थैलेमस बना देती हूँ। अब तो डायग्राम पीछे चला गया, बार बार में भी क्या बैक करें। ये थैलेमस है। इसने बोला है कि प्रमस्तिष्क इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। ये लो जी, प्रमस्तिष्क इसको घेरे हुए है। प्रमस्तिष्क इसको चारों तरफ से घेरे हुए है और यहीं से क्या निकल रहा है, यहीं से ये हाइपोथैलेमस निकल रहा है। हाइपोथैलेमस निकल रहा है यहाँ तक कंप्लीट। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं। अच्छा जी, जो बॉडी टेम्परेचर को, खाने को, पीने को कंट्रोल करेगा। जी बिल्कुल। और ये एक हार्मोन भी निकालते हैं। ये एक नहीं है, बहुत सारे हार्मोन निकालते हैं। और हार्मोन छोड़ो, हार्मोन निकालना तो छोड़ो, ये तो और ग्रंथियों पर भी कंट्रोल रखता है। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग पर तो यही कंट्रोल रखेगा कि भाई तुझे कौन से हार्मोन निकालने हैं और कौन से नहीं निकालने हैं, कब निकालना है और कितना निकालना है, मैं बोलूँगा तभी करना है। मतलब खुद का तो छोड़ो, ये तो दूसरे पे भी कंट्रोल रखेगा। अभी देखा ना, हाइपोथैलेमस सहभागी क्षेत्र के साथ काम करके ब्रेन को कितना सुपर्ब कर रहा है। बस देख रहे हो हाइपोथैलेमस कितना इंपॉर्टेंट। मतलब ब्रेन का वैसे तो एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। जिन जिन चीज़ों की हम स्टडी कर चुके हैं, जो जो चीज़ आपके एनसीईआरटी में है वो पढ़ रहे हैं, वरना ब्रेन तो अथाह है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग, मतलब अब प्रमस्तिष्क का इनसाइड वाला कुछ भाग के बारे में बात करने जा रहे हैं। अंदरूनी भाग, चलो और भी अंदर है कोई, ये थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, ये शायद कट रहा है। हाँ, एक है कौन सा, एमिगडाला, याद कर लो, और हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस नहीं, हिप्पोपोटामस भी नहीं, हिप्पोकैम्पस भी नहीं, एमिगडाला और दूसरा हिप्पोकैम्पस। ये दो किसके पार्ट हैं, ये प्रमस्तिष्क के अंदरूनी। यहाँ पे कोई होगा एमिगडाला और यहाँ पे होगा हिप्पोकैम्पस। ये दोनों किससे के पास जाएंगे, वही अपना मोस्ट फेवरेट हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे। देखो सहभागी क्षेत्र भी हाइपोथैलेमस से जोड़ी मिला रहा है, उसके बिना वो भी कुछ नहीं कर रहा। देखो हाइपोथैलेमस की कमांड देखो। अब एक और एग्जांपल आ गया हाइपोथैलेमस का कि ये हाइपोथैलेमस लिबिक लोब के साथ, एमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस, ये लिबिक तंत्र कहलाता है। तो हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस, ये लिबिक लोब। इसमें कौन कौन आ गया, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये मिलके क्या करेंगे, लैंगिक व्यवहार को कंट्रोल करेंगे। सेक्सुअल जो फीलिंग होती है, सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है, अपनी जो फीलिंग्स है, मनोभावना है, उत्तेजना हो रही है, एक्साइटमेंट है, खुशी है, हाइपर हो रहे हो, डर रहे हो, और ये लैंगिक व्यवहार, ये तो याद ही रखना। ये लिम्बिक तंत्र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ना। लिम्बिक तंत्र क्या है आपको पता होना चाहिए, लिम्बिक लोब क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, अपने लैंगिक व्यवहार को कंट्रोल करेंगे। फीलिंग्स, अंदर की क्या भावना है, जैसे टीनेज लाइफ में आते हो धीरे धीरे, तब उस वक्त ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है चीज़ें। ये लिम्बिक प्लस हाइपोथैलेमस, ये उस वक्त तो काफ़ी पीक पे आ जाता है ये लैंगिक व्यवहार। हालांकि ये तो लाइफ टाइम ही पीक पे रहेगा, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप जल्दी एनालाइज करना, खुद पे लेना। जब भी ऐसा कुछ फीलिंग्स आए ना, तो समझ जाओ आपका लिम्बिक और हाइपोथैलेमस दमादम काम कर रहा है एकदम। अब आप पे है कि यहाँ पे वो कंट्रोल करते हो, क्या करते हो, ठीक है। मध्य मस्तिष्क, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है। देखो 2-3 लाइन ही है इसमें, ये बताया गया है कि ये जो मध्य मस्तिष्क है वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, या फिर से बोल लो अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में है। पश्चिम मस्तिष्क के बीच में, इतना ही बता रखा है। और इतना ही बता रखा है कि ये एक नाल होती है इसमें, प्रमस्तिष्क तरल नलिका, और इसका फंक्शन भी नहीं दे रखा है इसमें, ज़्यादा नहीं बताया गया है। और एक कुछ टेट्रालोबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं दे रखा है, इतना ही दे रखा है, तो ज़्यादा फोकस भी नहीं करते हैं। पश्चिम मस्तिष्क पे आ जाओ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पश्चिम मस्तिष्क। तो हाइंड ब्रेन,
ब्रेन का लास्ट एंडिंग करने जा रहे हैं अपन। 3 पार्ट से है, पहला पोन्स, दूसरा अनुमस्तिष्क और तीसरा मध्यांश जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। याद कर लो, याद कर लो ये नाम और इनके काम भी। यहाँ पे मुझे लगता है कि मध्यांश का ही काम दे रखा है, इन दोनों का तो दिया ही नहीं है। ठीक है, मध्यांश का क्या काम दे रखा है? श्वसन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन तंत्र, पाचक रसों का जो स्त्रावण है, कब होना है, कितनी बजे होना है, कितना होना है, कब होना है या नहीं भी होना, वो ये मध्यांश करेगा। मतलब ये जिसको जैसे ब्रेन बनाया था अपन ने, तो यहाँ पे ये बनाया था ना, ये पोन्स बनाया था। ये क्या था? फूल जैसा कुछ था, बोला था ना फूल, अनुमस्तिष्क। और ये क्या था? रोड लाइक स्ट्रक्चर, ये मैंने बताई थी। ये मध्यांश है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी अपनी स्पाइनल कॉर्ड। मतलब देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये पश्चिम मस्तिष्क आ रहा है खाली। देख रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है? जबरदस्त इम्पोर्टेंट है। तो ये था मस्तिष्क के बारे में। अब फटाफट ब्रीफली है ना, अपन है ना रिफ्लेक्स सेक्शन भी देख लेते हैं। बहुत शॉर्ट है, अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? जैसे मान लीजिए हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है, उसको सेंस करने के लिए अपने ऑर्गन है। ठंड लग रही है, कोई नुकीली चीज़ चुभी है, सब चीज़ों को सेंस करने के लिए अपने पास सेंसेस है। सेंस करने के लिए सेंसेस होते हैं अपने पास। तो फिर सेंसेस जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? सीएनएस और पीएनएस में बताया था मैंने, वो जाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास। उनको भी कौन लेके जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास ले जाने वाली जो तंत्रिकाएं थी, उनका नाम था संवेदी, और दूसरा नाम था अभिवाही। और जो तंत्रिका तंत्र है, देखो यहाँ पे ब्रेन का ये बताया गया है, सीएनएस है, ये ब्रेन है। देखो बाहर देखो धूसर, फिर श्वेत, ये काट के बताया गया आपको, एक तरह से कट डाइसेक्ट किया है। तो क्या है? सीएनएस है ये। और अपवाही को क्या बताया था? चालक। याद आ रहा है? आ रहा है जी, आ रहा है याद। तो मैंने बताया था कि मान लीजिए हमें कोई स्टिमुलस मिला, यहाँ पे स्टिमुलस देखो कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन पर हिट करने वाला है ये, तो ये इसको जैसे ही हिट किया तो इसके सेंसेस को, स्किन को, बोन को क्या सेंसेस मिले? जो ग्राही थे यहाँ के, जो रिसेप्टर थे, मांसपेशियाँ थी, उनको क्या सेंसेस मिले कि किसी ने मुझे हिट किया है। तो फटाफट ये सिग्नल कौन पकड़ेगा? संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी न्यूरॉन ये पकड़ेंगी। कहाँ लेके जाएंगे इसको? कहाँ लेके जा रही हैं ये? सीएनएस के पास, ब्रेन के पास, सीएनएस के पास। कि देखो वहाँ पे पर्टिकुलर इंसान के पैर पे हिट हुआ है, बहुत ज़ोर से हिट कर रहा है कोई। तो अब सीएनएस क्या करेगा? मैंने कहा था कि ये सूचनाओं पर नियंत्रण करता है। कोई भी सूचना हो, कैसी भी हो, ये नियंत्रित करेगा भाई साहब, ये नियंत्रित करेगा। देन ये कोड करेगा एंड किसको पकड़ेगा? प्रेरक को। प्रेरक अपवाही भी बोल रहे हो, प्रेरक को चालक, देखो ये चालक भी बोल सकते हो, प्रेरक भी बोल सकते हो। इनके पास जाएगा कि जाओ फटाफट उसी मांसपेशी को वो ऑर्डर दे के आओ कि पैर हटाए। तो ये जाएगा और यहाँ पे ऑर्डर देगा, तो उसके प्रति प्रतिक्रिया शो करेगा। अपन पैर हटाएंगे, अपन मूवमेंट करेंगे वहाँ पे। आई बात समझ में? हमें किसी ने पैर पे हिट किया, हमारी जो संवेदी न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होगी, मैसेज लेके जाएगी अपने दिमाग तक। दिमाग उसको रीड करेगा कि हाँ जी यहाँ पे हिट हुआ है। वो रीड करेगा और आदेश देगा किसको? चालक को और प्रेरक को कि जाओ उस अंग को बोलो, उसकी मांसपेशियों को जाके बोलो कि फटाफट पैर हटाए वहाँ से। तो ये था प्रतिक्रिया। ये देखो निर्जक रिफ्लेक्स, ये स्टडी की गई है, ये कोई मन से नहीं चल रहा, ये स्टडी हुई थी ऐसी, बिल्कुल स्टडी की थी लैबोरेट मैनर में। तो ये वो स्टडी है, एक स्टडी केस है, ये केस स्टडी है ये। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।